हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल B2E ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए देखते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या था, इसके क्या फीचर्स थे। चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सो राइट टू एजुकेशन क्या है, नाम से ही क्लियर होता है कि एजुकेशन का राइट, ठीक है, हमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सो द राइट टू एजुकेशन इज़ अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। ये क्या है, एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट है, एक अधिकार है ह्यूमन का। एवरी इंडिविजुअल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हैज़ रेस, जेंडर, नेशनैलिटी, एथनिक और social origin, religion or political preferences, age or disability, it is entitled to a free elementary education। ठीक है, मीन्स कि कोई भी व्यक्ति है, उसको चाहे वो किसी भी जाति का है, धर्म का है, लिंग का है, किसी भी कल्चर से बिलोंग करता है, उसको शिक्षा प्राप्त करने का फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन होते हैं 8th क्लास तक, ठीक है, तो वहाँ तक एजुकेशन प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। दिस राइट्स is explicitly stated in the United Nations Universal Declaration of Human Rights adopted in 1948। ठीक है, तो ये बात कहाँ कही गई थी, ये बात कही गई थी यूनाइटेड नेशन के जो यूनिवर्सल डेक्लेरेशन हुई थी ह्यूमन राइट्स पर 1948 में, तो वहाँ से हमने इसे अडॉप्ट किया है। एवरी वन हैज़ द राइट टू एजुकेशन, हर एक व्यक्ति को एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है। एजुकेशन शैल बी फ्री, एजुकेशन सबके लिए क्या है, फ्री होनी चाहिए, एटलीस्ट इन द एलिमेंट्री एंड फंडामेंटल स्टेजेस। जब तक कि बच्चा अपने फंडामेंटल्स को क्लियर नहीं कर लेता, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल तक नहीं पहुंच जाता, मीन्स 6 से 14 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता, तब तक उसको फ्री एजुकेशन दी जानी ज़रूरी है। एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी कंपल्सरी, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन शैल बी मेड जनरली अवेलेबल। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें इस एक्ट में क्या कहा गया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन तो कंपलसरी एंड फ्री मिलेगी, और उसके बाद जो प्रोफेशनल एजुकेशन होगी वो भी सबके लिए जनरली अवेलेबल होगी एट ए चीपर कॉस्ट। एंड हायर एजुकेशन शैल बी इक्वली असेसिबल टू ऑल ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कि जो बच्चा मेरिट लेकर के आएगा, ठीक है, उसके अनुसार क्या है, उसको हायर एजुकेशन है वो एक्सेस हो पाएगी। जो बच्चा जितने अच्छे मार्क्स लेकर के आता है, जिसकी उसकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होती है, उसे उतनी अच्छी कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है, तो इसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। आगे क्या है, एजुकेशन इज बोथ अ ह्यूमन राइट इन इटसेल्फ एंड एन इंडिस्पेंसिबल मीन्स ऑफ रियलाइजिंग अदर ह्यूमन एज एन एम्पावरमेंट राइट। ठीक है, ये क्या है, एक तो ये हमारे लिए एक फंडामेंटल, एक बेसिक ह्यूमन राइट है, उसके साथ ये क्या है, हम एम्पावरमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, एजुकेशन इज़ द प्राइमरी व्हीकल, एक प्राइमरी व्हीकल है जो कि इकोनॉमिकली एंड सोशली मार्जिनलाइज्ड जो अडल्ट है एंड चिल्ड्रन को क्या करता है, कैन लेफ्ट देमसेल्फ आउट ऑफ द पॉवर्टी एंड ऑब्टेन द मीन्स टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन द कम्युनिटी। एजुकेशन ही एक ऐसा ज़रिया है जो कि एक मार्जिनलाइज, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उनको एक ऐसा जो है राइट देता है कि वो अपनी उस गरीबी को छोड़ करके ऊपर उठ सकें। ठीक है, कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, IAS ऑफिसर बनते हैं, IPS ऑफिसर बनते हैं, बहुत अच्छी अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पर जाते हैं, तो वो अपनी वो जो जिस स्थिति में, जिस स्टेज में है, उसको छोड़ करके, ठीक है, उसको छोड़ करके आगे कैसे बढ़ सकते हैं, वो सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही बढ़ सकते हैं। ठीक है, सो एजुकेशन हैज़ अ वाइटल रोल इन एम्पावरिंग वुमेन को एम्पावर करने में भी एजुकेशन बहुत वाइटल रोल प्ले कर रहा है। सेफ गार्डनिंग ऑफ चिल्ड्रंस फ्रॉम एक्सप्लॉयटेटिव एंड हजार्डियस लेबर एंड सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों का जो शोषण होता है, उनके साथ उनसे जो काम करवाया जाता था, ठीक है, तो उनसे भी उनको दूर रखा जा सकता है इससे। ठीक है, प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट एंड कंट्रोलिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ इंक्रीजिंगली। ठीक है, हर एक चीज़ का समाधान करने के लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो एजुकेशन इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स टेक कैन मेक। तो एजुकेशन पर जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, कि जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो हमें बहुत सारी नॉलेज होती है, और हम हर तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करने के लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, इसमें 4A की बात करते हैं।
राइट टू एजुकेशन में 4A क्या है, वो है अवेलेबिलिटी। सबसे पहले क्या है, शिक्षा सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। नंबर 2 है असेसिबिलिटी, कि सभी उससे उसको एक्सेस कर पाएँ, ठीक है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। थर्ड है एक्सेप्टेबिलिटी, कि सबको एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्टेबिलिटीज़ की सभी व्यक्तियों को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए एजुकेशन में। एंड अडेप्टेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। सो फंक्शनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोग्राम हैव टू बी अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट पार्टी, ठीक है, कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, जो स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं, वो हर एक स्टेट में अवेलेबल होने चाहिए, कि जहाँ भी बच्चा रहता है उसके जुरिस्डिक्शन में, उसके क्षेत्र में स्कूल एंड कॉलेजेस हर जगह होनी चाहिए, तभी वो अवेलेबल होंगे, तभी बच्चा वहाँ जा कर के पढ़ पाएगा। सो व्हाट दे रिक्वायर टू फंक्शन डिपेंड अपॉन न्यूमरस फैक्टर्स, ठीक है, जैसे कि एजुकेशन के लिए हमें क्या चाहिए, बिल्डिंग चाहिए होती है, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, बिल्डिंग चाहिए होती है, ठीक है, सैनिटेशन फैसिलिटी चाहिए होती है, सभी मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए चाहिए होता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए होता है, ट्रेन टीचर्स एंड उसके साथ साथ क्या है, रिसीव डोमेस्टिकली कॉम्पिटिटिव सैलरी, अच्छी सैलरी भी मिलनी चाहिए टीचर्स को, टीचिंग मटेरियल्स भी वहाँ पर प्रोवाइड होने चाहिए एंड सो ऑन, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, पढ़ाई करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए तो वो सब अवेलेबल होनी चाहिए। सो वाइल सम विल ऑल्सो रिक्वायर फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरी, कंप्यूटर फैसिलिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि जो भी चीज़ हमें शिक्षा के लिए चाहिए, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए चाहिए, वो हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। उसके बाद आता है एक्सेसिबिलिटी, की सबकी असेसिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोग्राम्स हैव टू बी असेसिबल टू एवरीवन, हर एक उस तक पहुंच पाए, ठीक है, हर एक की रीच होनी चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेल है फीमेल है, किसी भी जाति धर्म का है, उसके साथ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड विदाउट एनी प्रोहिबिशन, किसी कोई भी प्रोहिबिशन नीचे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। फिजिकल असेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, कि जो भी जियोग्राफिकल जो भी लोकेशन पर है, ठीक है, वहाँ पर बच्चा जहाँ भी पढ़ रहा है तो उसकी फ़िज़िकल रीच भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि उसका जो स्कूल है, जो कॉलेज है, वो बहुत दूर है और वो ट्रैवल करके जा रहा है, बहुत सारे टाइम लगा रहा है उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ़िज़िकल एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, उसके साथ इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए, कि एजुकेशन हैज़ टू बी अफोर्डेबल हो, ये नहीं कि शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महंगी है तो बहुत से जो हैं हमारे लोअर क्लास हैं, ठीक है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइमरी एजुकेशन शैल बी अवेलेबल फ्री, प्राइमरी एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए। एंड स्टेट पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोग्रेसिवली इंट्रोड्यूस फ्री सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, जो हायर एजुकेशन है उसको भी बहुत कम जो है फीस चार्ज करके या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बच्चों को अवेलेबल करवाने का काम स्टेट को करना चाहिए। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3 जो है एक्सेप्टेबिलिटी। सो द फॉर्म एंड सब्सटेंस ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग करिकुलम एंड टीचिंग मेथड्स हैव टू बी एक्सेप्टेबल, ठीक है, जो भी टीचिंग मेथड्स है, करिकुलम है, वो सब एक्सेप्टेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, कल्चरली अप्रोप्रिएट होना चाहिए एंड ऑफ गुड क्वालिटी, जो भी आप कंटेंट बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो किसी कल्चर को क्या करे, हार्म करे, ठीक है, किसी की कल्चर को नीचा दिखाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सेप्टेबल करें, ठीक है, करिकुलम ऐसा होना चाहिए हर एक धर्म को, जाति को, सबको एक्सेप्ट करें। और उसके बाद है अडेप्टेबिलिटी, एजुकेशन हैज़ टू बी फ्लेक्सिबल, ठीक है, एजुकेशन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होती है तभी हमारा जो एजुकेशन है जो चेंज होती रहती है, ठीक है, सिलेबस चेंज होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें नई ऐड होती रहती हैं, पुरानी चीज़ें रिमूव की जाती हैं, तो वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैन अडॉप्ट द नीड ऑफ चेंजिंग सोसाइटी, जैसे जैसे हमारी सोसाइटी कम्युनिटी चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या है सोशल वो चेंज होते रहना चाहिए, ठीक है। और when considering the appropriate application of these interrelated and essential features, the best interest of the student shall be primarily considered, ठीक है, कंसिडरेशन, कि जो भी बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है, अप्रोप्रिएट है, उसी चीज़ को हम इसमें इंक्लूड करना चाहिए। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ इसका, ठीक है, RT एक्ट का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें
तो प्राइमरी लेवल पर कैसे हुआ? सो दिस शैल बी कंपल्सरी एंड फ्री। तो प्राइमरी लेवल पर क्या है, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी गई, ठीक है। चाइल्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी अदर डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा बच्चे के साथ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का, उसको स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, उसको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और उसके साथ बेसिक लर्निंग जो है उसको, जो भी बच्चे को नीड है वो सब बच्चे को दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे क्या किया गया कि while the content of secondary education will be vary among state parties and other over time, so it includes completion of a basic education and consolidation of the foundation for lifelong learning and human development। कि जो कंटेंट होता है सेकेंडरी एजुकेशन का वो स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, बट इसमें ये ध्यान रखा गया है कि बेसिक जो फंडामेंटल जो बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए वो तो उसको मिलनी ही चाहिए, ठीक है। उसको कंसोलिडेट करके पढ़ाना चाहिए और ऐसा फाउंडेशन बनाना चाहिए कि जो लाइफ लॉन्ग बच्चे के साथ रहे और उसका डेवलपमेंट करता रहे। अब बात करते हैं टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन के बारे में। सो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन फॉर्म पार्ट ऑफ बोथ द राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू वर्क। इसको हम राइट टू एजुकेशन में भी इंक्लूड करते हैं, राइट टू वर्क में भी। सो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स स्टेट्स दैट टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन शैल बी मेड जर्नली अवेलेबल। तो ये एजुकेशन जर्नली सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। इट एनेबल्स स्टूडेंट्स टू अक्वायर नॉलेज एंड स्किल विच कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर पर्सनल डेवलपमेंट। इससे क्या होता है, बच्चे का पर्सनल डेवलपमेंट होता है, सेल्फ रिलायंस होता है, बच्चा खुद पर क्या करता है, आत्मनिर्भर होता है, एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, एंड एनहांस इट्स प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द स्टेट पार्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। क्योंकि जब एक बच्चा पढ़ लिख जाता है तो उसके साथ साथ क्या है, उसकी फैमिली का भविष्य भी सुधर जाता है और जहाँ वो रहता है आसपास का जो स्टेट है, जो उसका नेशन है, वो भी तरक्की करता है, ठीक है। और हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, सो इफ़ हायर एजुकेशन इज़ टू द रिस्पॉन्ड टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सोशल एंड कल्चरल सेटिंग्स, सो इट मस्ट बी अ फ्लैक्सिबल करिकुला, ठीक है। जो उसका करिकुलम होना चाहिए हायर एजुकेशन का, कॉलेज लेवल पर जब हम पढ़ते हैं, पीजी करते हैं, यूजी करते हैं, तो वो भी क्या होना चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए एंड वेरी डिलीवरी सिस्टम सच एज डिस्टेंस लर्निंग। कई बार बच्चा काम के वर्क के साथ साथ पढ़ाई भी करता है तो उसको डिस्टेंस लर्निंग जो है वो भी प्रोवाइड करवाई जाती है इसमें, ठीक है। देयरफॉर बोथ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन हैज़ टू अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म। तो इसमें आरटी एक्ट में क्या है, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है या फिर हायर एजुकेशन को अलग अलग तरीके से सभी बच्चों को एक्सेस करवाया जाता है, ठीक है। अब क्या है इसमें कि आर्टिकल 13 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन डी द राइट टू फंडामेंटल एजुकेशन। तो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे गए हैं। वो क्या है कि सबसे पहला पॉइंट इसमें कहा गया है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दिया जाना चाहिए, ठीक है, जब तक कि उसकी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती और उसके नेबरहुड में ही उसको स्कूल प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। विद इन 1 किलोमीटर के एरिया में उसको क्या है, स्कूल प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि इट क्लैरिफाइज दैट कंपल्सरी एजुकेशन का मतलब क्या है। ऑब्लिगेशन का मतलब है कि मीन्स ऑब्लिगेशन टू अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एंड टू इंश्योर दैट कंपल्सरी एडमिशन, अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री, ठीक है, एजुकेशन टू एवरी चिल्ड्रन 6 to 14 years of age group free means that no child shall be liable to pay any kind of fees, charges or expenses, ठीक है, which may prevent him or her for pursuing his completion of एलिमेंट्री एजुकेशन। सबसे पहली बात है फ्री होनी चाहिए, ठीक है, कि आप बच्चे से या उसके पेरेंट्स से कोई भी फीस चार्ज नहीं करेंगे किसी भी तौर पर, कि अगर वो फीस नहीं चार्ज कर पाएंगे, फीस नहीं दे पाएंगे तो आप बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्री होनी चाहिए, बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। और जो स्टेट है, जिस स्टेट में वो स्कूल है, ठीक है, तो स्टेट को इंश्योर करना चाहिए कि बच्चा प्रॉपर स्कूल में आ रहा है, एडमिशन उसका हो रहा है, उसकी अटेंडेंस हो रही है, उसको मिड डे मील मिल रहा है, सब कुछ तो स्टेट को ये चीज़ देखनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है इट मेक्स प्रोविजंस फॉर अ नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड एट टू एन एज अप्रोप्रिएट क्लास, कि जो बच्चे अभी तक स्कूल में नहीं एडमिट हुए हैं, ठीक है, अभी तक उनका एडमिशन नहीं हुआ है और ये पता चलता है कि ये बच्चे हैं, तो उनको उनकी एज के अप्रोप्रिएट, कि जिस एज में है वो उसी एज के अकॉर्डिंग उनको क्लास में डालना चाहिए। कि कोई बच्चा कभी भी स्कूल में नहीं गया है और वो बच्चा
अगर मान लो वो बच्चा 12 या 13 साल का है तो हम उसको फर्स्ट क्लास में नहीं बिठा सकते हैं, तो उसके एज के अकॉर्डिंग जो उसकी क्लास बनती है तो उसको उसी क्लास में बिठाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, द आरटी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आर्टिकल 45 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, which is part of chapter 4 of the constitution and right in the chapter 4 and not enforceable for the first time in the history of India, ठीक है, have made the right and possible by putting in the chapter 3 of the constitution in article 21A, and this entitles children to have the right to education and force the fundamental right। पहले जो आरटी था, राइट टू एजुकेशन था, ये क्या था, एक डीपीएसपी था हमारा, जो कि सेक्शन आर्टिकल 45 में था। इसका ये मतलब था कि एजुकेशन क्या है, आप अगर कोई आपको एजुकेशन नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई भी जो है सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बट जब इसको अमेंड करके चैप्टर 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21A में लाया गया तब ये एक राइट बन गया। अब क्या है, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, पहले ये लॉ एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं था, ठीक है, आप इसके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकते थे। बट अब क्या है, ये एक एक्ट बन गया है। अब आप अगर कोई आपका इसको वायलेट करता है इस राइट को, तो आप उसके खिलाफ क्या कर सकते हो कि कोर्ट में केस कर सकते हो, ठीक है, और आपको ये जो आपका राइट है वो मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट है, इट लेज डाउन द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग इंटर एलिया ऑफ पीपल टीचर रेशियो, बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल वर्किंग डेज, टीचर्स वर्किंग आवर्स। कि इस एक्ट में क्या है कि स्टैंडर्ड्स जो है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स है जो भी होना चाहिए, कि जो पीपल टीचर रेशो है कि एक बच्चे पर कितने टीचर होने चाहिए, ठीक है, जनरली 30 जो बच्चे होते हैं उस पर एक टीचर जो है वो स्कूल में होना ही चाहिए, और अप्रोप्रिएट बिल्डिंग होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्कूल के वर्किंग आवर्स जो है कितने घंटे स्कूल में पढ़ाई होनी चाहिए, ये सब, और टीचर्स के वर्किंग आवर्स, ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड है इसमें। 6 पॉइंट है, इट स्पेसिफाइज द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, सभी की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबको स्पेसिफाई किया गया है, लोकल अथॉरिटीज़ की, पेरेंट्स की, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एंड शेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, की सबकी जिसकी भी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको पहले से ही डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। 7 पॉइंट है कि इट प्रोवाइड्स फॉर रैशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर्स बाय इंश्योरिंग दैट द स्पेसिफाइड प्यूपल टीचर रेशियो इज मेंटेन फॉर ईच स्कूल, ठीक है, रादर देन जस्ट एज अ एवरेज ऑफ द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक। कि इसमें ये बताया गया है कि पहले से ही कि स्कूल में कितनी प्यूपल टीचर रेशियो होनी चाहिए, ठीक है, तो उसको मेंटेन करना ये क्या है, काम है स्कूल का, स्कूल के प्रिंसिपल का, डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट उसके बाद क्या है कि देयर इज़ नो अर्बन रूरल इम्बैलेंसेस इन स्कूल पोस्टिंग, की कोई जो है इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए, एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टीचर फॉर नॉन एजुकेशनल वर्क other than decennial census, election, local authority, state legislature and parliament and disaster relief। कि जो टीचर्स होते हैं उनको हम किसी और वर्क में नहीं लगा सकते हैं, बट जो जनगणना होती है या कोई इलेक्शन होते हैं या डिज़ास्टर रिलीफ होती है तो हम उनको उस काम में टीचर्स को लगा सकते हैं। 8 पॉइंट है, द राइट ऑफ एजुकेशन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन केम इनटू फोर्स। ये जब आया था, ये कब आया था, जो फोर्स में आया था वो 1 अप्रैल 2010 को आया था। दिस वॉज अ हिस्टोरिक डे फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, एज फ्रॉम दिस डे द राइट टू एजुकेशन विल बी अकॉर्ड द सेम लीगल स्टेटस एज द राइट टू लिव, ठीक है, जो राइट टू एजुकेशन है उसको राइट टू लिव की जीवन, जिंदगी जीने का जो अधिकार है उसके इक्वल बना दिया गया, कि कितना इम्पॉर्टेंट बना दिया गया, एक हिस्टोरिक डे था, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन था ये इंडिया के लिए। एंड एज टू प्रोवाइड आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट एवरी चाइल्ड जो कि 6 से 14 साल का है उसको 8 ईयर्स की एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ाई जाएगी। और ये क्या क्या प्रोहिबिट करता है, ये फिजिकल हैरेसमेंट को, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरेसमेंट को प्रोहिबिट करता है, कि कोई भी टीचर है वो बच्चों को फिजिकल हार्म नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, उसको टॉर्चर नहीं करेगा, उसको डंडे या थप्पड़ नहीं मारेगा, ठीक है, और
कैपिटेशन फीस, उससे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। प्रोवाइड ट्यूशन बाय द टीचर्स, कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों को जो है ट्यूशन पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि अगर बच्चे ट्यूशन पे जाते हैं, ठीक है, टीचर फिर स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ाते थे, वो फिर कहते थे कि भी ट्यूशन पर आओ और ट्यूशन पर फीस लेकर के फिर पढ़ाते थे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें इस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया। एंड रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकग्निशन, बिना रिकग्निशन के आप स्कूल को नहीं रन कर सकते हैं। एंड इट प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रेन टीचर्स विद द रिक्विजिट एंट्री एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कि अब आप ऐसे ही किसी को टीचर नहीं अपने स्कूल में रिक्रूट कर सकते हो, उसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। इसलिए बीएड को कंपलसरी कर दिया गया है। एंड जो भी क्वालिफिकेशन है उसके पास अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके मेन फीचर्स की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या थे, हमने ये सब कुछ कवर कर लिया, बस एक बार हम इसको रीड करते हैं। पहला है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए 6 से 14 साल के बच्चों को, ये हमने पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट है नो चाइल्ड कैन बी हेल्ड बैक, एक्सपेल्ड और रिक्वायर्ड टू पास अ बोर्ड एग्जामिनेशन अंटिल द कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि अब आपको भी पता है कि 8वीं क्लास तक के बच्चों 8वीं क्लास तक में कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं होता। पहले होता था 5th क्लास बोर्ड की होती थी, 8th क्लास बोर्ड की होती थी, पर जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट आया है बोर्ड एग्ज़ाम जो है बिल्कुल हटा दिए गए हैं, ठीक है, ताकि बच्चों को क्या है कोई भी स्ट्रेस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, बच्चे अपनी जो एजुकेशन है वो इजीली कंटिन्यू कर पाएँ। देन थर्ड पॉइंट है अ चाइल्ड हु कंप्लीट एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी अवार्ड सर्टिफिकेट, जो बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी कर लेता है उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा। एंड अ प्रूफ ऑफ द एज फॉर एडमिशन, की एडमिशन के लिए आपको एज प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। अब उसकी भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन द age of a child shall be determined on the basis of the birth certificate issued accordance with the provision of birth, death and marriage registration act 1986 on the basis of such other documents shall be prescribed, ठीक है। no child can be denied admission फॉर द लैक ऑफ, मीन्स आप एजुकेशन प्रूफ मांगिए बट अगर उसके पास एजुकेशन प्रूफ नहीं है तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपके पास एज प्रूफ नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, तो इस तरह से आप बच्चे को एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है फाइनेंशियल बर्डन विल बी शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल बर्डन होता है, जो भी पैसे चाहिए वो दोनों स्टेट एंड सेंटर दोनों के बीच में बट जाएंगे। If a child is above 6 years of age and has not been admitted in any school, could not complete his elementary education, then he or she shall be admitted in the class appropriate of his age, कि कोई भी बच्चा 6 साल का है और वो अभी तक स्कूल में ही नहीं गया तो उसको 6 साल के अकॉर्डिंग जो भी क्लास बनती है उस क्लास में एडमिशन देना चाहिए, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। हाउ एवर इफ़ अ केस may be where a child is directly admitted in the class appropriate of his or her, ठीक है, then in order to be par with others, तो अगर उसको स्पेशल ट्रेनिंग अगर बच्चों को एडमिशन दे दिया है और बच्चे को पिछला कुछ भी नहीं आता तो उसको बाकी बच्चों के पार लाने के लिए, मतलब बाकी बच्चों के इक्वल लाने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग अगर रिक्वायर्ड है तो वो भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। सच टाइम लिमिट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ चाइल्ड सो एडमिटेड टू एलिमेंट्री एजुकेशन शैल बी एंटाइटल्ड टू फ्री एजुकेशन इन द कंप्लीशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ 40 ईयर्स, की जब तक वो 14 साल का नहीं होता आप उसको फ्री एजुकेशन दोगे। 7th पॉइंट है स्कूल टीचर्स विल नीड एडिक्वेट प्रोफेशनल डिग्रीज ऑफ 5 years और एल्स विल लूज जॉब, कि जो टीचर्स हैं उनके पास एडिक्वेट डिग्री होनी चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए 5 years कंप्लीट, मतलब कि 3 साल की ग्रेजुएशन और 2 साल की बीएड, तो उतना तो होना ही चाहिए टीचर्स के पास। 25% रिजर्वेशन होनी चाहिए इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़ के लिए, ठीक है। क्लास 1 इन ऑल प्राइवेट स्कूल्स टू डू डन, मतलब कि आपको 25%, चाहे वो सरकारी स्कूल में तो फ्री एजुकेशन होती ही है बट जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर भी 25% जो है रिजर्वेशन इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड बच्चे होते हैं उनके लिए रखा जाता है कि उनको आप एडमिशन दोगे, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट, कि आपको अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहना है। एंड कैन कॉल नीड टू बी टेकन फॉर अ फिक्स्ड स्टूडेंट टीचर रेशो, स्टूडेंट टीचर रेशो का भी ध्यान रखना चाहिए।
देन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको भी इम्प्रूव करना चाहिए हर 3 साल में, ठीक है। एज रिकग्नाइज्ड रिकग्निशन विल बी कैंसिल, अगर ऐसा नहीं होता तो स्कूल की जो मान्यता है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। अब इसकी कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस रही। सो द its benefit are for limited by the ability of the state or the citizen to enforce it, ठीक है। For one of the constitution amendment to make free and compulsory education right does not go beyond the age of 14, ठीक है। अब इसमें कहा गया था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को ही एजुकेशन मिलेगी। अब जो बच्चा 14 साल का हो गया है, ठीक है, और 8 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं उसके, तो उसके बियॉन्ड ये बात नहीं करता कि 14 साल के बाद क्या, 8th क्लास के बाद क्या, तो उसके बाद का कुछ भी इस एक्ट में नहीं दिया गया, तो इसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है द अपर लिमिट इज 14 ईयर्स वॉज प्रोबेबली अप्रोप्रिएट इन 1950 बट नॉट नाउ, ठीक है। अब 1950 के अकॉर्डिंग तो ये ठीक था कि 14 साल का बच्चा जो है उसके अकॉर्डिंग ठीक था, बट आज के टाइम में ये अप्रोप्रिएट नहीं है। एज अ रिजल्ट द करंट एक्ट इग्नोर्स द एज ग्रुप ऑफ बियॉन्ड इट, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या है 14 ईयर्स के बाद जो है इसको इग्नोर किया जाता है। उसके बाद है देयर इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द ट्रेडिशनल स्ट्रेस ऑन इनपुट विदाउट एडिक्वेट अटेंशन टू आउटपुट, ठीक है। इफ़ अ चाइल्ड गोज टू स्कूल, अगर एक बच्चा क्या करता है, स्कूल जाता है 3, 5 and 8 ईयर्स, वट शुड हिज लर्निंग अचीवमेंट्स बी, ठीक है। सो इफ सम बेसिक मिनिमल लर्निंग इज नॉट अचीव्ड शुड इट नॉट बी कंसिडर्ड अ वायलेशन ऑफ चाइल्ड्स एजुकेशन। किसमें क्या है कि बच्चा जो है अगर वो 3 साल 5 साल या फिर 8 साल स्कूल जाता है तो उसके बाद उसकी लर्निंग अचीवमेंट्स का क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए कोई बात ही नहीं की गई है, ठीक है। तो क्या आगे फिर उसके जो राइट टू एजुकेशन है उसका वायलेशन नहीं होगा, तो इसमें उसके बारे में कोई बात नहीं की गई है। देन फोर्थ पॉइंट है कि इट इज़ डिज़ाइन टू मेक लो कैपिटल लो कॉस्ट स्कूल इम्पॉसिबल ऑफ सर्वाइव बिकॉज फॉर them to be recognized that will be needed to a good building playground and who also being prescribed salary for teachers in a city such as Hyderabad close to 4,000 such schools will be forced closures। अब इस लॉ में क्या बात की गई थी इस एक्ट में कि भाई लॉ कॉस्ट की, लॉ कैपिटल की, भाई आप सब कुछ क्या है कम खर्चे में बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करो, ठीक है। अब अच्छी बिल्डिंग चाहिए, अच्छा प्लेग्राउंड चाहिए, तो उसके लिए पैसे भी चाहिए होता है। अब इसमें क्या है कि और टीचर्स को साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिलनी चाहिए। अब हैदराबाद में इसी चक्कर में 4,000 स्कूल्स जो है उनको क्लोज करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि एडिक्वेट फंड जो है इस स्कीम के अंदर नहीं दिए गए। उसके बाद क्या है इफ़ द गवर्नमेंट स्कूल फेल टू डिलीवर द क्वालिटी दैट कैन meet the aspirations of the growing middle income population the law will not be enough। कि जो सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो उतनी क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को नहीं दे पाते हैं, ठीक है। वो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं उसको मीट नहीं कर पाते हैं मिडिल इनकम पॉपुलेशन की, तो ये जो लॉ है ये यहीं पर फेल हो जाता है, ठीक है, और ये यहीं पर इनफ नहीं होता है। तो ये थे इसकी कुछ लिमिटेशंस, ठीक है। हमने इसके फीचर्स भी पढ़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या होता है। गाइस अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प होती है वीडियो देख करके, ठीक है, और आपको नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ओके, तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।